नमस्कार, आप साहित्य तक पर हैं। मैं जयप्रकाश पांडे हूँ। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें और आज साहित्य तक के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं महुआ माझी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं महुआ माझी जी के बारे में बता दूं कि ये राज्यसभा सांसद हैं और एक बड़ी साहित्यकार हैं। आदिवासी विषयों पर और विस्थापन के विषयों पर, आम मनुष्य के संघर्षों पर आपकी कलम लगातार चलती रही है। वैसे तो आपने समाजशास्त्र से स्नातकोत्तर, पीएचडी और यूजीसी की नेट परीक्षा को पास किया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया। फाइन आर्ट्स में अंकन विभाग की भी डिग्री प्राप्त की है। अंग्रेजी, बांग्ला, पंजाबी में इनकी कहानियां अनुदित हो चुकी हैं। लगातार पुस्तकें, खासकर कम पुस्तकें भले ही आई हैं, लेकिन कहानियां बहुत छपी और लगातार लिखती रही हैं और आदिवासी जीवन संघर्ष के प्रति बहुत गहराई से समर्पित रही हैं। मैं बोरिसाइल्ला आपका पहला उपन्यास था जो बांग्लादेश के अभ्युदय की महागाथा है। इस उपन्यास को राजकमल प्रकाशन ने अपने 60 वर्षों की यात्रा पर जब सूची जारी की तो 30 शिखर उपन्यासों में इसका उल्लेख किया। इसके अलावा रोम, इटली, यूरोप के पाठ्यक्रम में, कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को, जो मी बोरिसाइल्ला के नाम से छपा था, शामिल किया गया है। आपका दूसरा उपन्यास मरम गोड़ा नीलकंठ हुआ। यह जो है आदिवासी जीवन के विस्थापन, खासकर उनके संघर्ष की कहानी है, जो विकिरण, प्रदूषण और विकास की जो वर्तमान स्थापनाएं हैं उनसे जूझ रहे हैं। तो इसके अलावा भी विस्तार से जो परिचय है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपके प्रिय साहित्यकार के जीवन कर्म और उसके साहित्यिक कर्म के बारे में जानना है। हम एक तरह से प्रोफाइल तैयार करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पाठक, दर्शक, श्रोता संबंधित साहित्यकार को पूरी तरह से जान सकें कि उनका जीवन जो निर्मित है बतौर साहित्यकार वह कैसे हुई। तो महुआ जी, मैंने स्पष्ट किया विषय। हम शुरू से शुरू करेंगे। आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएं कि आपका बचपन, आप कहाँ पैदा हुई और कहाँ शिक्षा ग्रहण की, और ये जो साहित्य की जो लगन है वह आपके मन में कैसी है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस आज तक के मंच पर, साहित्य के मंच पर मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत सारे अपने ऐसे पाठकों से जुड़ पाऊँगी आपके माध्यम से जिन तक पहुँचना कई बार संभव नहीं हो पाता है। मैं अपने बारे में इतना बताना चाहूँगी कि मैं झारखंड और तत्कालीन बिहार और उससे भी पहले बंगाल के रांची शहर से हूँ। और क्योंकि ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है, उसके बाद बिहार बना, फिर झारखंड बना, तो ऐसे करके मैं देखा जाए तो 3 राज्यों से ही जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पर मैं चूँकि बांग्ला भाषी हूँ, लेकिन रांची में पैदा हुई हूँ, तो मुझे 2 तरह की संस्कृति से बचपन से ही मतलब उसके साथ घुलने-मिलने का सौभाग्य मिला। एक तो बांग्ला कल्चर और दूसरा आदिवासी कल्चर। और आदिवासियों में भी आप जानते ही होंगे कि झारखंड में 32 जनजातियाँ रहती हैं। तो उनमें भी थोड़ा बहुत अलग-अलग तरह का है, लेकिन मूल रूप से वो एक आदिवासी समूह को ही बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं उनके बीच, जैसे हम लोग बहुत प्रकृति प्रेमी हमारा परिवार रहा है, तो हम लोग जंगल, पहाड़, नदी, नाले, अभी जिस जल, जंगल, ज़मीन की बात होती है, वो हम लोगों ने बचपन से ही उसको महसूस किया है। क्योंकि हमेशा हम लोग प्रकृति के बीच में रहे, पिकनिक के बहाने या घर के आसपास जो उस तरह के समुदाय रहे हैं, उनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। तो मुझे 2 संस्कृतियों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला और शायद इसी वजह से मुझ में साहित्य और संस्कृति कहीं न कहीं अनजाने में भी मेरे अंदर प्रवेश की। नहीं, क्या आपके घर का माहौल ऐसा था? आपके पिताजी, माताजी, मतलब वो माहौल कैसे? क्योंकि रांची में तो
बहुत सारे लोग रहते हैं और आपने खुद भी बताया कि 32 जनजातियां हैं। निश्चित रूप से बंगाल की जो साहित्यिक संस्कृति है वह बहुत समृद्ध है और आदिवासी संस्कृति जो प्रकृति की बात है उसकी दृष्टि से देखें तो झारखंड बहुत समृद्ध है। तो आपको वह माहौल कैसे मिला और आपका जो स्कूली जीवन था, मतलब आपने पहली बार कब साहित्य जैसी कोई चीज, आपकी पहली कृति, मैं प्रकाशित कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपको ये लगा कि मैं अपनी भावनाओं को कहानी के रूप में या किसी व्याख्यान के रूप में लिख सकती हूँ, तो आपकी पहली रचना कौन सी थी, कब थी, आपके स्कूल का माहौल क्या था, आपके घर का परिवेश कैसा था जिसने आपको मतलब ये सामान्य तौर पर कम होता है कि किसी साहित्यकार की पहली कृति जो प्रकाशित हो वह उपन्यास हो, और वो भी कोई छोटा मोटा उपन्यास नहीं, एक बृहद आकार का उपन्यास छपे और उसके बारे में कृष्णदास सोबती, राजेंद्र यादव, अशोक वाजपेयी, तस्लीमा नसरीन जैसे लोग बहुत ही सकारात्मक और प्रशंसात्मक टिप्पणी करें। समृद्ध साहित्यकार, और वह भी हम जब बात कर रहे हैं ये उपन्यास छपे हुए भी मतलब 10 साल से अधिक हो चुके हैं। 2006 में छपा है, तो पहला संस्करण 2006 में छपा, हम 2023 में बात कर रहे हैं, तो पहली ही कृति इतना मोटा उपन्यास और उसके बाद दुनिया भर की तारीफ, स्थापित साहित्यकारों से प्रशंसात्मक टिप्पणियां। तो आखिर वो बुनियाद जो है, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो निर्मित बतौर साहित्यकार है वह कैसे हुई, आपके स्कूल में कौन से लोग थे, किनसे आप शुरुआती दिनों में प्रभावित हुई, कौन से ऐसे रचनाकार थे जिनकी रचनाओं को पढ़ के आपको लगा कि मैं भी अब आप लिखूंगी। देखिए, सबसे पहले तो घर में एक ऐसा माहौल मिला। मेरे पिताजी ऐसे तो व्यापारी थे, लेकिन उनको म्यूज़िक से बहुत लगाव था, तो वो बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट शौकिया बजाते थे। जैसे वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे, गिटार बजाते थे, मैंडोलिन, जल तरंग, बांसुरी, तबला, और मतलब जितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, हम एक कमरा हमेशा उससे भरा रहता था। और हम सुबह होने के पहले ही मैं देखती थी पापा कुछ ना कुछ रियाज करते थे। उनको सबसे ज़्यादा लगाव वायलिन से था, वायलिन बजाते थे। हमारे घर के सामने ही एक डैम है, बहुत फेमस रॉक गार्डन अभी बना है, डैम पहाड़, तो कई बार वहाँ जाके बजाते थे। और एक तो ये मैं भी बचपन में शास्त्रीय संगीत सीखी हूँ और गिटार भी मैं बहुत अच्छा बजाती थी, लेकिन वायलिन में हाथ छोटे थे तो वहाँ तक पहुँचता नहीं था, तो हमेशा लगता था कब हाथ बड़े होंगे और वायलिन बजाऊंगी। खैर, इस तरह का एक माहौल था। मेरी एक बुआ प्रोफेसर है, वो तो वो बहुत अच्छा नाटक में थी। उन दिनों रांची में नाटकों का बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन बांग्ला नाटक की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, तो वो गीता मित्रा नाम है उनका, तो उनके साथ भी देखती थी, कई बार कार्यक्रमों में जाती थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्लब है रांची में, यूनियन क्लब, जो कि अभी मुझे लगता है 160-70 साल हो गए हैं उसके। तो वो एक ऐसा क्लब है ना जहाँ पर प्रवासी बंगाली अपने कल्चर को संरक्षित करने के लिए हमेशा बाहर से, बंगाल से बड़े बड़े कलाकारों को, साहित्यकारों को बुलाते रहते हैं, अभी भी बुलाते हैं। तो उस समय वहाँ जो मैं लाइफ मेंबर हम लोग हैं वहाँ के, तो वहाँ जब जाती थी तो बड़े बड़े लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ, और अपने अपने फील्ड के बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं उनसे भी, और उनको देखकर भी एक कला, साहित्य, संस्कृति के प्रति जो एक रुझान और ऐसा लगा। और मैं अगर आदिवासी कल्चर की बात करूं तो एक बहुत फेमस एक लाइन है, सेनगे सुसुन कजिगे दुरंग। इसका मतलब है जिनका चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। तो ये वहाँ के हवा में है, प्रकृति के साथ इतने घुले मिले होते हैं आदिवासी समाज भी, कि आप कभी भी रात के वक्त थोड़ा इंटीरियर में चले जाएंगे तो नगाड़े की गूंज और चांदनी रात है, तो वो सब जो है ना वो माहौल को बनाता है। और हमारे घर के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े बगीचे थे हमारे घर में भी, तो एक पौधों से, प्रकृति से प्रेम करना। एक घर के ठीक सामने एक डैम है, और तालाब के बाद डैम में सूर्यास्त जब होता था तो सूरज की रोशनी से हमारा बालकनी बिल्कुल सुनहरे कलर का हो जाता था। तो बचपन में पता नहीं, अभी लगता है कि मैं इतनी छोटी थी, मुझे क्यों इतना अच्छा लगता था, लेकिन उस समय भी मैं बहुत अच्छा महसूस करती थी, वहीं बैठ के पढ़ना अच्छा लगता था। तो ये कहीं ना कहीं माहौल से, परिवेश से, घर के लोगों से, बाहर के लोगों से
प्रकृति से, आदिवासी जीवन से, सब जगह से मुझे कुछ ना कुछ हासिल हुआ। और सुबह में हम लोग भी रियाज करते थे, सुबह उठ के रियाज करना एक तो आप संगीत के क्षेत्र में क्यों नहीं गए? आप साहित्य हैं और हाँ राजनीति में कैसे आ गई? जी जी, तो मेरी शादी जल्दी हुई थी, तो इसकी वजह से फिर पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, फिर मैं बच्चों के कारण, परिवार के कारण बीच में पढ़ाई छूट गई थी। फिर मैंने पढ़ाई शुरू की, फिर मैंने शादी के बाद आपने हाँ, शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमए की, पीएचडी की, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। और मतलब ये सारी उपलब्धियां आपके शादी की बाद की हैं। जी हैं जी। तो इसका मतलब इसका श्रेय आपको जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी पृष्ठभूमि जो है वह संगीत और प्रकृति से जो आपका लगाव था वह आपको बचपन में अपने पितृकुल से प्राप्त हुआ। जी और जो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी व्याप्ति है और शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में वह जी संभवतः आप शादी के बाद हाँ वो आपका निर्मित हुआ। जी। अ, इसमें एक बात और कहना जी चाहूंगी कि कोलकाता में मेरे मामा का घर है, मेरा ननिहाल है। तो वहाँ हर गर्मी की छुट्टियों में या किसी छुट्टी में जाती थी, तो वहाँ एक मेरे मामा थे जो कि सत्यजीत राय के बहुत अंधे भक्त थे। और कोलकाता में उन दिनों बहुत सारा सिने क्लब हुआ करता था, जिसमें विदेशी फिल्में दिखाई, उसमें इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो बहुत ही क्लासिकल फिल्में देखते थे। वो सब क्लब में घूमते थे और उनको स्क्रिप्ट राइटिंग का बड़ा शौक था, और वो देख के आते थे और बारीकी से उन पर मेरे से बात करते थे। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको लगता था कि घर में शेयर करें, और वो मुझे हर चीज़ें, जैसे सत्यजीत राय की पौथे पांचाली वो देख के आए। मुझे अभी भी याद है कि मैं इतनी बच्ची थी, लेकिन मुझसे बताते थे, देखो ये जो जगह है ना, ये बहुत, यहाँ पे अगर पंडित रविशंकर जी का जो सितार का है उसको हटा दें, और उसकी माने जो ओपू और दुर्गा उसमें पात्र हैं, तो जब दुर्गा का देहांत हो जाता है, उसके पिताजी बहुत दिन के बाद आते हैं और देखते हैं कि वो नहीं है, और सूटकेस निकाल के वो दिखा रहे हैं दुर्गा के लिए ये लाए हैं, तो उनकी पत्नी वो निशब्द रो रही है, एक लकड़ी के बांस को पकड़कर, पिलर को पकड़कर, और उसकी जो रुलाई है ना, वो सिर्फ पंडित रविशंकर के सितार वादन से वो रुलाई, इतना वो कारुणिक जो माहौल बनता है, वो कह रहे हैं कि उसको हटा के तुम कभी देखना, तो वो सीन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो निरस हो ऐसी जाएगा। ऐसी हाँ, जो पहली बार क्या प्रयोग किया सत्यजीत रॉय ने, पानी में वो पत्थर फेंक दिया तो वो ढक गया, मतलब वो बच्चा कोई चोरी का सामान था उसकी दीदी का, तो उसको छुपाने के लिए पानी में डाला, तो जो जलकुंभी के पत्ते या कमल के पत्ते आके उसको ढक दिए। तो ये सारी जो टेक्निक्स है पहली बार सत्यजीत रॉय ने यूज किए, तो ये सब मेरे से डिस्कस करते थे, जो मुझे अभी भी याद है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी मुझे कुछ मिला, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। जी जी। तो पहली रचना आपकी कब, मतलब आप ससुराल आ गई, आपके ससुराल का माहौल कैसा था भाई? ये तो क्योंकि आपने जी बड़ा जी ही चौंका सा दिया, क्योंकि आपका जब हम जीवन वृतांत आपकी किताबों में, उपन्यास में जो परिचय दिया है उसको पढ़ते हैं, जी या इंटरनेट पे भी जब हम खंगालते हैं, तो उसमें ये बात नहीं आती है। सामान्य तौर पर आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही झारखंड की, जी और अभी खुद राज्यसभा में सांसद हैं, बहुत सक्रिय तौर पर आप राजनीति में भी हैं, लेखन जगत में आपकी पहचान रही ही है। तो ससुराल में ऐसा कौन सा माहौल मिला कि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी जी और उसके बाद किताब? जी। ऐसा है कि जल्दी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे पिताजी नहीं चाहते थे, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। हाँ, तो लव मैरिज हाँ, किया? तो उसमें क्या हुआ कि मतलब हमेशा मेरे पिताजी बचपन से कहते थे कि तुम्हारा अपना एक परिचय होना चाहिए। तुम किसकी बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, ये तो ठीक है, लेकिन तुम क्या हो, ये तो उन्होंने मेरे अंदर ये भर दिया था। तो बाद में बहुत अफसोस होता था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए और मैंने पढ़ाई शुरू की, और ससुराल वालों का भी साथ मिला। मैं तो सभी महिलाओं से ये कहूँगी कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और घर वालों को महत्व दें, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल, तो निश्चित रूप से सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर मैं काम की, तो सभी लोगों का ससुराल में भी सपोर्ट मिला, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूं, तो जिस सब्जेक्ट से मैंने किया था, मतलब सोशियोलॉजी, तो हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं थी, उस समय खाली नहीं थी सीट, तो बाहर मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यूजीसी नेट और पीएचडी के बाद तो जा ही सकते थे, लेकिन मैं अपने स्टेट में अपने घर में रह के पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं चाह रही थी कि मैं अपना काम करूं।
तो फिर लेखन से मैं जुड़ गई। शुरुआती कुछ ऐसी रचनाएं थी जिसको लोगों ने पसंद किया, जो अखबारों में छपे या फिर पत्रिका में छपी। तो फिर कहानी मुझे याद है, साहित्य ये इंडिया टुडे का एक साहित्य वार्षिकी उस समय निकलता है निकलता था। जी तो उसमें अशोक जी थे जो कि उसके संपादक थे। जी तो एक बार अशोक, मैं मेरी एक आध कहानियां छपी थी अच्छी पत्रिकाओं में, तथा देश और वगैरह में, नेशनल ये में। तो उस समय अशोक जी का एक पत्र मेरे पास आया था कि इंडिया टुडे का साहित्य वार्षिकी निकलने वाला है, तो आप एक कहानी भेजिए। तो मैं उनके लिए ही कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। तो मैं सोची क्या लिखूं। तो मैं इंटरव्यू वगैरह ली, कुछ बांग्लादेश के बारे में जिसको जानती थी उनसे इंटरव्यू वगैरह लिया। करते करते वो इंटरव्यू इतना लंबा होता चला गया, और फिर मुझे लगा ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो फिर मैंने उनको तो दिया नहीं, क्योंकि वो इतनी लंबी हो गई थी कि देने लायक तो वो थी नहीं। लेकिन फिर उसी पर मैं काम करती गई, और ये करीब 2.5 लाख शब्द तो शायद होंगे इसमें। हालांकि उस समय कंप्यूटर में मैंने लिखती थी, हाथ में 3 ड्राफ्ट मैंने लिखे थे, और 2.5 लाख शब्द आप सोच सकते हैं कि कितने शब्द। तो 400 पेज का उपन्यास है। मैं अभी तक गिनी नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन इस अंदाजा। उपन्यास हाँ। में इसको बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और पर लिखी गई उसके अभ्युदय की महागाथा है। जी। और तस्लीमा जी से लेकर अशोक वाजपेयी जी से लेकर वो लोग कहते हैं कि ये केवल मतलब पुनर्वास की, प्रकृति की, भावनात्मक द्वंद्वों की, हिंसक और हत्यारे माहौल की, भूमि, वन, जंगल, नदियों, मतलब हर तरह के परिवेश की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, और जो द्वंद्व है मनुष्य का, उसका एक बड़ा आख्यान है। और यही वजह है कि इस उपन्यास को लगातार सराहा भी गया और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आप लेखन में आ गई, शादी भी हो गई, बच्चों की जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई, तो ये राजनीतिक जुड़ाव कैसे हुआ? और ये आप दोनों को आज के समय में इन दोनों को कैसे साधती हैं? क्योंकि जब मैं मरण गोड़ा नीलकंठ हुआ इस उपन्यास को पर नजर डालता हूं, तो यह आदिवासियों के दुख दर्द, उनके संघर्ष, और वहाँ जो सभ्यता के नाम पर, विकास के नाम पर जो गति चल रही है, और जो उन्हें एक तरह से उनके जंगल, जमीन और उनकी जड़ों से उनको वंचित करने की कोशिश कर रही है, उस पर बहुत ही मार्मिक ढंग से आपने नजर डाली है, बहुत बारीक नजर डाली है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ बांग्लादेश का विस्थापन, वहाँ का मुक्ति संग्राम, वहाँ का जीवन, दूसरी तरफ अपना आदिवासी समाज समुदाय, तीसरी तरफ हमने अभी कहा, जो आपके परिचय में भी है, कि आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इन सब का संतुलन कैसे होता है, और उस तरफ आप कैसे बढ़ी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जैसे मैं बोरीशाला के बाद मैंने सोचा कि झारखंड में चूंकि जन्मी पली बड़ी हूँ, तो उस पर लिखना चाहिए। तो मैंने विषय ढूंढना शुरू किया कि कौन सा विषय उठाऊं, क्योंकि महाश्वेता देवी ने आदिवासियों पर काफ़ी काम किया है, और बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू, ऐसे करके जितने भी वहाँ के जो वीर शहीद हुए हैं, उन पर भी काफी किताबें भी आई हैं। तो मैं सोच रही थी कि कोई नया काम करूं, जो कि ऐसा ना हो कि रिपीटेशन हो जाए। तो विषय भी नया हो, और मेरे पास एक और चैलेंज था कि बांग्लादेश वाली किताब में बांग्ला का फ्लेवर मैंने डाला था, क्योंकि उसमें जो शब्द हैं, मुहावरे हैं, कविताएं, सब कुछ एक बांग्ला परिवेश को क्रिएट कर रहे थे। तो क्योंकि मुझे लगता है कि लेखक के सामने 2 चुनौतियां होती है। एक तो किसी दूसरे की नकल ना हो, मौलिक हो, और दूसरा कि खुद की भी नकल ना हो। अगर आप अपने आप को दोहराते हैं तो फिर उसको उस पर भी आरोप लगता है कि इनके पास तो कुछ है नहीं। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो, ऐसा लगे कि किसी और ने लिखा, इस तरह से मुझे लगा। तो भाषा के में भी अलग ढंग का होना चाहिए, विषय भी अलग होना चाहिए। तो उसी दौरान ढूंढते ढूंढते मुझे एक ऐसा विषय मिला, जैसे कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम, ऐसे तो बहुत सारे खनिज हमारे राज्य में हैं। तो यूरेनियम एक ऐसा खनिज है कि बहुत खतरनाक है, उससे रेडिएशन होता है। जैसे जापान में नागासाकी या हिरोशिमा में जब बमबारी हुई थी, उसके कितने साल बाद तक शारीरिक विकलांगता, स्किन, लंग्स कैंसर वगैरह सब होते रहे थे। तो उस तरह के इफेक्ट्स यहाँ भी, जहाँ यूरेनियम की माइनिंग पूरी दुनिया में जहाँ भी होती है,
जैसे अमेरिका में न्यू मैक्सिको, अरिजोना वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में काकाडू नेशनल पार्क में, हमारे यहाँ भी कई जगह, तो झारखंड में भी यूरेनियम की माइनिंग होती है, तो वहाँ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे जा रहे थे। तो और वहाँ वो आदिवासी बेल्ट है, तो फिर वो आदिवासी बेल्ट है, तो फिर मुझे लगा अच्छा उसमें एक और चीज़ थी कि मैं सोची थी कि संतालों पर नहीं लिखूंगी, कि संतालों पर बहुत ज़्यादा लिखा गया है, बंगाल में भी लिखा गया है, क्योंकि वो बंगाल के कुछ हिस्से संताल परगना में पड़ते हैं। तो इसके चलते महाश्वेता देवी ने संतालों पर काफ़ी लिखा था। तो मुझे लगा कि हो जनजाति पर लिखूं, और हो जनजाति पर काम बिल्कुल नहीं हुआ था। तो हो जनजाति, लेकिन जब मुझे ये विषय मिला कि हाँ यूरेनियम पे, तो मैं काम करना चाह रही थी पश्चिमी सिंहभूम पर, क्योंकि उधर वो लोग रहते हैं, और ये यूरेनियम बेल्ट पूर्वी सिंहभूम था। तो मुझे विषय इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन जो जनजाति है वो दूसरा हो जा रहा था। तो मैं बहुत उस समय कुछ दिन सोची क्या करूं मैं, मुझे संतालों पर काम अभी नहीं करना है फिलहाल, बाद में करूंगी, लेकिन हो पर कैसे करूं। ईश्वर ने मेरा साथ दिया। जब मैं पहली बार वहाँ पे विजिट करने गई, तो जाके देख रही हूँ कि वो है तो संताली बेल्ट, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको मैं हीरो बना सकती हूँ, जो कि इसके लिए लड़ रहा है, वो हो जनजाति के। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे, ये तो संताली बेल्ट है, आप वो बता रहे हैं, कैसे वो। तब बोले कि मेरे पूर्वज जो है ना, वो पश्चिमी सिंहभूम से इधर माइंस में काम करने आए थे, कॉपर माइंस में, फिर इधर से हम लोग इधर आ गए। तो मुझे वो मिल गया, मुझे लगा ईश्वर ने मुझे मेरे तार जोड़ दिए कि हो पर ही काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, इधर का संताली बेल्ट का पूरा डिटेल ज़्यादा नहीं देके ट्राइब्स पर, मैंने पश्चिमी सिंहभूम को ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो तो उसका रूट तो वही है, उसके पूर्वज कैसे आए, पूर्वजों का क्या जीवन शैली था, उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया, कैसे इधर आए, और फिर यहाँ जो है, यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या देखा, क्या फेस किया। तो दोनों तार जोड़ दिए, वो पश्चिमी सिंहभूम था, ये पूर्वी सिंहभूम था, और ऐसे करके वो एक उसकी रूपरेखा बन गई। उसके बाद तो 4 साल लगे उस पर काम करने में। तो ये कई बार होता है कि आप अगर कोई ईमानदारी से, पाब्लो कोएल्हो ने एक पंक्ति कही थी ना, कि अगर आप ईमानदारी से एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपका साथ देता है। और मैं हमेशा ये फील की हूँ, चाहे मैं दोनों उपन्यासों में, जब मैं लिखती हूँ तो मैं जो चाहती हूँ, ईश्वर कहीं ना कहीं से रास्ता उसके लिए निकाल देते हैं। पहले उपन्यास और दूसरे उपन्यास के प्रकाशन के बीच 6 साल का अंतर है। हाँ, 6 साल। और उसके बाद जो किताब आनी चाहिए कायदे से, उसको हाँ। अब तक प्रकाशित हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो मैं उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगा कि नई किताब कौन सी आ रही है और उसका विषय क्या होगा। मैं बता रही हूँ। देखिए ऐसा है कि 6 साल लगे थे एक किताब के बाद दूसरी किताब में, उसमें 2 साल जो लगे थे शुरू में ना, मैं किसी और विषय पे काम करना शुरू कर दी थी। मतलब मैं चूंकि समाजशास्त्री भी हूँ और साहित्यकार भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जो बात कहूँ नई बात हो, लेकिन उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, सिर्फ हवाई बातें नहीं, क्योंकि उपन्यास में तो ऐसे भी फैक्ट और फिक्शन होता ही है, लेकिन अगर उसके साथ फैक्ट्स भी हो जाए, लोगों को नई जानकारी मिल जाए नए बेल्ट के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे विदेशी साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने एक एक प्रोजेक्ट उठाया और फिर उस पर काम किया। तो मैं वैसे ही करी। तो 2 साल मेरे कई कई सब्जेक्ट्स को मैंने उठाया, लेकिन मन पसंद नहीं था, तो उसको मैंने बाद में, जब ये विषय मिला, उसको रिजेक्ट करके फिर इस पर काम शुरू किया। तो 2 साल मेरे ऐसे ही चले गए, और 4 साल मैंने बहुत ईमानदारी से काम की। अच्छा, और एक बता दूं कि आपने एक सवाल पीछे भी पूछा था, उसको जोड़ते हुए मैं बता रही हूँ कि जब मैं इस पर काम कर रही थी, मरंगोड़ा नीलकंठवा जो आदिवासी जीवन पर, उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा इंटीरियर में जाने का अवसर मिला। वैसे भी समाजशास्त्र के लिए फील्ड वर्क करने के लिए मैं जाती ही रहती थी बहुत ज़्यादा, और बाद में भी उपन्यास लेखन के लिए भी मैं पूरा भटकी जंगल में, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने में विश्वास करती हूँ। तो उस दौरान जो लोगों की, महिलाओं की खास तौर पर, लोगों की जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे वहाँ पर फील्ड वर्क के दौरान और इसके दौरान, तो मुझे ऐसा लगा कि जो पत्रकार होते हैं या साहित्यकार या रिसर्च स्कॉलर, ये जाते हैं फील्ड में, उनसे बात करते हैं, उनसे सामग्री लेते हैं और अपने लिए करते हैं कि मेरा कोई किताब छप जाए, मेरे प्रोजेक्ट पूरी हो जाए, या पत्रकारिता में भी। तो उनकी आंखों में जो एक माने उम्मीद होती है कि भाई ये आए हैं तो ज़रूर मेरी समस्या का समाधान होगा, वो हम लोग नहीं कर पाते थे। तो मेरे मन में था कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं एक्चुअली में उनके लिए काम करूँगी। और उसी दौरान जो विमेंस कमीशन झारखंड राज्य महिला आयोग की उस समय जो चेयरपर्सन थी, वो चीफ सेक्रेटरी पहले रह चुकी थी, उसके बाद उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नया राज्य है तो उन्होंने अपने से अपने हाथों से उसको स्टार्ट किया था। तो उनसे एक दिन मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, और वो बोली कि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा यहाँ आए इस पद पे जो कि मतलब इसको बिगाड़े नहीं और बनाए।
तो उनको पता नहीं क्यों मेरे पे भरोसा था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम यहाँ आओ। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक नॉवल मैं इस पर काम कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, तुम खाली एक आवेदन लिख के दे दो, मैं समझ लूँगी। तो उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन लिखवा के वो पता नहीं कहाँ डाल दी थी, मुझे वो भी नहीं पता। उसके बाद फिर होता रहा, फिर दूसरी कोई बन गई, वो तो चली गई, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं उसमें कोई ध्यान भी नहीं दी। अचानक एक मतलब जो बाद में बनी वो चली गई, तो फिर अचानक उसी, शायद वो लेटर कहीं ऑफ़िशियली घूम रहा था, तो उसी से मेरे पास आया कि भई आपको हम लोग बनाना चाहते हैं। तो फिर मैं बनी, काफ़ी दिन तब तक मेरा ये नॉवल पूरा हो गया था। तो मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चाहती थी कि महिलाओं के लिए और पीड़ितों के लिए कुछ करूँ, तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि मैं एक्चुअल में कुछ कर सकती हूँ। और मैंने बहुत काम किया, और उस समय मैं चूँकि जिस काम को लेती हूँ, जिस प्रोजेक्ट को, मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मुझे उसमें कहीं भी फाँकी नहीं मारना है। तो उस समय मैं महिलाओं का काम करते-करते इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैं इसके बाद जो उपन्यास आरंभ की थी 2013 में, 2013 में आरंभ कर ली थी, उसका प्लॉट बन चुका था और उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए थी वो इकट्ठा करने लगी थी, कुछ लिख भी चुकी थी। उसी समय मैं महिला आयोग में अध्यक्ष बन गई। तो मेरा ये जो काम है ये उस समय रह गया। फिर वहाँ काम करते-करते मैं जब बात करती थी, कोई नए केसेज़ आते थे महिलाओं से रिलेटेड, मुझे लगता था काम तो मैंने बहुत ईमानदारी से किया। आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग अभी भी मिलते हैं तो नहीं, कहते हैं हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं साहित्यकारों पे विश्वास जी, करता हूँ, और मैं ये हाँ, मानता हूँ कि साहित्य सृजन जो है हमेशा संवेदनशीलता से जुड़ा है। जी, और कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति हो, अगर वह लेखक है, जी, तो निश्चित रूप से उसके अंदर संवेदना जी, जागृत है। और जो भी राजनेताओं को भी देख लीजिए, मैं बड़े से बड़े राजनेता की बात कर सकता हूँ, महात्मा गांधी जी से लेकर और जवाहरलाल नेहरू जी तक, पंडित नेहरू से लेकर, और हाल के दिनों तक भी चले आई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक। जो लेखक है, अगर वह राजनीति में गया तो वह निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में ज़्यादा ईमानदार होगा। जो लोग विशुद्ध राजनीति करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। राजनेताओं को नाराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो संवेदना आपको जागृत अवश्य करनी चाहिए, और शब्दों की दुनिया, ज्ञान निश्चित रूप से आपको ज़्यादा संवेदनशील और ज़िम्मेदार बनाते हैं। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप जी, काम कर रही होंगी, और वो आपकी संवेदना आपकी किताबों में भी, आपकी कहानियों और उपन्यासों में भी झलकती है, आपकी बातचीत में भी झलकती है। तो तीसरा प्रोजेक्ट पर हमारी बात, जी, उसका उत्तर मुझे चाहिए कि आपकी कौन-सी किताब आ रही है? और एक सवाल और मेरे दिमाग में है, क्योंकि आपने यूरेनियम की बात की। हाँ, भारत का जो परमाणु परियोजनाएँ हैं हुँ, हमारी, और जो ऊर्जा को केंद्रित हैं, और बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हुँ, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, वह इस दिशा में बहुत सचेष्ट रहा है कि यूरेनियम से संबंधित कोई भी नुकसान हमारे देश के लोगों को ना पहुँचे। और वे इस बात का दावा करते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का दावा है कि 100% एक्यूरेसी पे हम काम करते हैं। कहीं भी कोई विकिरण जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो क्या आपको इस उपन्यास लेखन के दौरान इस तरह की बातों का भी सामना करना पड़ा था? क्या उस तरफ से भी कुछ संपर्क आपसे किया गया था, या लिखने के बाद किया गया हो कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं, ऐसा है? जी। देखिए, ये एक ऐसी बात है ना कि आदिवासी कहते हैं कि यूरेनियम के बारे में, ये एक ऐसा जहरीला साँप है जिसे आप ज़मीन के अंदर ही रहने दो, बाहर निकालोगे तो तुम्हें डसेगा ही। और इसको मैंने अपने उपन्यास में भी कोट लिखा किया है। है, उनकी इस पंक्ति को। जी। एक्चुअली क्या है ना कि यूरेनियम जब बाहर निकलता है, पत्थर में ही जब बाहर निकलता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको क्रशर में ले जाके क्रश करके उसको पाउडर बनाया जाता है, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल के उसका लिक्विड बनाया जाता है, फिर उसमें से येलो डस्ट जो है वो यूरेनियम प्योर बनता है, बाकी जाके टेलिंग डैम में वो चला जाता है, लिक्विड जाके गाढ़ा टाइप का होता है, वो एक पॉन्ड में उसको जमा करके फिर सुखा के उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो अब क्या है ना कि आस-पास के जितने भी पानी के स्रोत हैं, आप जितना भी प्रोटेक्शन उसको दें, तो क्या है कि वो अंदर से सीपेज होगा ही। वहाँ के नलकूप और कुएँ में वो जहरीला पदार्थ आएगा ही। अब आप कहेंगे कि हम उसको कंक्रीट के मोटे ये में सुरक्षित रखेंगे, हम पहले से ही उसको ज़मीन में नहीं जाने देंगे। लेकिन क्या है ना, यूरेनियम से अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 तरह के रेज़ निकलते हैं।
तो उसमें एक है कि जो आपके स्किन को टच करता है, एक है कि आपके शरीर में प्रवेश करता है, और तीसरा है कि कंक्रीट के दीवार को भेद कर भी जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको भी, प्रकृति को भी, जानवरों को भी, सबको। दूसरी बात कि आप कितना भी कोशिश करें, जब आप पत्थर को निकालते हैं, निकाल के आप कहीं ना कहीं उसको डंप करते हैं, वो पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर ही डंप कर दी। अब मान लीजिए हेवी रेनफॉल, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उसमें वो पत्थर के ऊपर जो पानी आएगा, आप उसको क्या रोक सकते हैं? वो तो कहीं से भी बह के किधर भी चला जाएगा। तो वो पानी जिसमें कि रेडिएशन है, उसको आप रोक नहीं सकते, कितना भी प्रयास करें आप, चाहे उसको कितना भी प्लांट लगाएं, कुछ भी करें। थोड़ा बहुत है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर सकते। वो बह के कहाँ जाएगा? लोकल नदियों से होते हुए लोकल नदी में, मान लीजिए कहीं कोई नदी है, उस नदी में गई, वो नदी बह के किसी और नदी में मिली, बड़ी नदी, और फिर जाके वो बे ऑफ बंगाल या कहीं जाके वो गिर रही है। तो जाने के क्रम में वो जहाँ जहाँ उस पानी से लोग सिंचाई करेंगे, जानवरों को पिलाएंगे, खुद पिएंगे, नहाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको करेगा। तो ये एक ऐसा ये है, उसमें किसी का दोष भी नहीं है। कोई भी देश अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए, चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, या अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाएंगे ही और ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसकी मजबूरी है कि वो करे। जैसे मोबाइल सबके लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो विकास के क्रम में तकनीक और जो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका दो पक्ष है कि आप सिगरेट पिएंगे कि नहीं पिएंगे, आप मोबाइल यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से यूरेनियम का इस्तेमाल आप चीप इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे कि नहीं, ट्रीटमेंट में करेंगे कि नहीं, और देश की सुरक्षा में लगाएंगे कि नहीं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक बार अगर वो यूरेनियम बाहर निकला, तो करोड़ों या लाखों साल तक उसका गन शॉट में वो टक टक वो निकलता रहता है रेडिएशन, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। सुरक्षा के जो मानक हैं, उसको वो लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाए। पहले जैसे वो मैनुअली वो ड्रम में यूरेनियम भरते थे लेबर्स, लेकिन बाद में वो ऑटोमेटिक प्लांट हो गए कि शीशे के बॉक्स में वो अपने आप हो गए। तो इस तरह के हर तरह की सुरक्षा के मानक। हाँ। तो आपका मतलब आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या हुआ जो मरण घोड़ा नहीं, मैंने हुआ? इसमें यही कहा, नहीं आप देखिए सॉल्यूशन यही है कि आपको अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ेगी। देखिए साहित्यकार जो है वो हमेशा कुछ ऐसा पक्ष रखता है मानवता को बचाने के लिए। अब पर्यावरण के लिए आपको जो ग्रीन गैस वगैरह का उत्सर्जन कम करना है, तो उसके लिए आप सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए। अभी जैसे बात हो रही थी पार्लियामेंट में भी कि स्कूटर में, अगर पुराना स्कूटर है उससे अगर निकल रहा है कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए फाइन लगाएगी। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा कि हम उसका कम से कम उसका मतलब इस्तेमाल करें। एक मॉल में हम ना चाहते हुए भी दिन के समय या जाड़े के समय में भी एसी चला रहे हैं, इतने लाइट्स जला रहे हैं, जबकि वो एक बल्ब से हो सकता है। अब उस लाइट को कहाँ से ला रहे हैं? तो उसके लिए आपको गांव के गांव उजाड़ने पड़ रहे हैं, अगर आप थर्मल और ये सब यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूरेनियम यूज़ कर, सेम हो रहा है। जापान में जब सुनामी आई थी, तो वहाँ पर जो यूरेनियम का परमाणु संयंत्र था, उसमें पानी आ गया, तो कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, रेडिएशन स्टार्ट हो गया। वो तो प्रशांत महासागर के ऊपर से जाके कैलिफोर्निया तक पहुंच गया था। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा जो जनरेटर है वो भेजा, उसको लाकर उसको बंद किया। उसमें 50 जापानीज जो साइंटिस्ट हैं वो मतलब सुसाइड करने के लिए घुसे, क्योंकि एक बार उसके अंदर जाके उसको ठीक करने में भी वो कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रभावित हो गए ना। तो इस तरह की चेरनोबिल में जो घटना हुई, सब जानते हैं क्या हुआ था। तो ये तो खतरा हमेशा ही रहेगा। विकास भी चाहिए और हमें खतरे से भी, लेकिन हम ये कर सकते हैं, अगर हमें पहले से पता हो जाए कि हाँ इससे हमें ये नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसका कम से कम अपने आप को या पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साहित्यकार यही कर सकता है कि आपको आगाह कर सकता है कि इससे ये नुकसान है, आप इससे कैसे बचें, इसके लिए रास्ता निकालिए। और तीसरी किताब पर हमारा हाँ सवाल जी। अधूरा है। अच्छा, मैं इस पर एक बात और कहना चाहूंगी जी। कि मरंगवाड़ नीलकंठ हुआ ये आदिवासी जीवन पर है, तो इसमें कई पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई, वो एक दिन क्या हुआ कि महाश्वेता देवी जी का फोन आया मेरे पास, और वो बोली कि दोपहर का वक्त था, बोली बांग्ला में ही बोली, मोह हमें महाश्वेता देवी बोलची। तो शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वो वही है। फाइनली 2-3 बार जब उन्होंने अपना नाम बताया, तब मुझे एहसास हुआ। तो बोली कि तुम खूब भालो लिखेছো, मतलब वो बोली कि मुझे तुमने बहुत बहुत पसंद। अच्छा हाँ, लिखा। हाँ। और फिर उन्होंने जो बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक पत्र लिखा है वो पत्र मेरे पास अभी भी। तो बोला कि मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊं?
और फिर फ़ोन में ही उन्होंने पूरे पत्र को पढ़ के सुनाया। 1.25 पेज का एक पत्र है, उन्हीं के लेटर हेड में और उन्हीं के सिग्नेचर, ओरिजिनल सिग्नेचर से उन्होंने बाद में मुझे स्पीड पोस्ट से भेजा भी। तो उसमें वो लिखी थी कि पूरा लिखी कि क्या है, कैसे हुआ, और लास्ट में जो पंक्तियाँ हैं मैं आपको दिखा भी दूँगी कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल रिटन ऑन ट्राइबल्स, और इस किताब को हर स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ये, और फिर बोली कि तुम आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर मैं गई कलकत्ता और उस समय उनके घर में जाके फिर उनसे मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो तस्वीर भी मैं दिखाऊँगी। तो मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी लेखिका जो कि आदिवासियों पर ही जिन्होंने काम किया, इतनी बड़ी एक्टिविस्ट, और उन्होंने इसको पसंद किया और इस तरह के कमेंट्स दिए, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे मुझे प्रेरणा भी मिली काम करने की, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो एक्चुअल में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने मेरे काम को पसंद किया, और इसलिए और ज़्यादा मेरे में उत्साह बना रहा हमेशा। और उसके बाद जो अगले प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं, उस पर बात करूँगी कि महिला आयोग में अध्यक्ष बनने से पहले ही मैंने काम शुरू कर दिया था महिलाओं पर। और महिलाओं पर मैं चाह रही थी कि अब कुछ लिखूं, क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे कि आप महिला होकर भी मतलब दोनों उपन्यासों में पुरुष ही हीरो क्यों हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं कभी भी पहले सायास नहीं लिखती, अनायास जो लिखा जाए। तो इन दोनों उपन्यासों की मांग थी कि उसमें पुरुष ही उसमें हीरो बने, नहीं तो मैं इतनी बड़े फलक पे चीज़ों को नहीं दिखा सकती थी। क्योंकि उनके माध्यम से मुझे वो कहानी कहनी है, और एक महिला की जो सीमाएँ होती हैं कि वो वहाँ-वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन फिर स्त्री पर भी एक लिखना था, तो एक उपन्यास के लिए एक पुराने समय को उठाकर, बंगाल की पृष्ठभूमि पर वो भी है, और अभी के समय की, अभी की जो हमारी महिलाओं का जो स्टेटस है, उसके साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक अच्छा उपन्यास में काम कर रही हूँ। अभी विषय बताऊँगी नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं कोई आएगा। बात नहीं, हाँ, कब तक आ तो जाएगा, इसकी संभावना ये क्या इस है? साल के अंत तक मुझे लगता है, क्योंकि राजकमल प्रकाशन से वो छपेगा। मैंने एक आध चैप्टर के लिए रोक रखा है अभी। तो वो मैं बीच में जो मेरा ब्रेक हुआ इसी वजह से, फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो उसमें भी नहीं लिख पाई थी, लेकिन बीच-बीच में मैं ये लिखती रही। राजनीति में कैसे आई, हाँ, जरा इसके बारे में भी जी। बता दें, क्योंकि एक साहित्यकार का शिक्षा, हुँ। परिवार, उसके बाद आदिवासी जीवन, राजनीति में कैसे आ गई? हाँ। आज महिला आयोग की तो कहानी आपने जी, बता दी। बस मैं राजनीति में आने से ठीक पहले की बात कर दूँ कि ये जो उपन्यास मैं अभी जो लिख रही हूँ, उसमें मुझे लगा कि मैं महिला आयोग में जाने के बाद इसको लिख रही हूँ या महिलाओं के लिए काम करते हुए लिख रही हूँ, तो ये फ़ायदा ये हुआ कि मेरे में मैच्योरिटी बहुत आ गई। क्योंकि इतने लोगों से हर दिन मिलना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो समाज के हर कैरेक्टर को मैं बहुत करीब से जान गई। तो इसलिए पात्रों को लेकर जब उनके मनोविज्ञान को मैं लिखती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो रही है। मैच्योरिटी आई है, तो लेखन में भी वो मैच्योरिटी मुझे लगता है दिखेगी। तो हाँ, अब आपने कहा राजनीति में कैसे आई? ये हुआ कि जब महिला आयोग में मैं काम कर रही थी, तो लोगों ने मेरे काम को पसंद किया, और उसी समय मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है हमारे यहाँ की, रीजनल पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है। सभी लोग तो जानते हैं। जी, जी। तो हाँ, तो उसमें माननीय गुरुजी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो उन लोगों ने मुझे अपनी पार्टी में जोड़ा, और मुझे महिला विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि महिला आयोग में जो काम मैं कर रही थी महिलाओं के लिए, उससे वो आश्वस्त थे कि मैं शायद अच्छा काम नहीं, करूँगी। झारखंड तो मुक्ति मोर्चा को जी, इस बात के लिए हम लोग, मतलब जो लोग भी साहित्यिक जीवन से जुड़े हैं, जी, एक कई दशकों बाद जी, किसी पार्टी ने जी, किसी साहित्यकार को, जब आप राज्यसभा के लिए चुनी गई पार्टी की ओर से, सरकार नॉमिनेट कर दे, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर दें, वो एक अलग बात है। जी, लेकिन किसी दल ने किसी साहित्यकार को उच्च सदन में भेजा हो, इसके लिए बाकायदा साहित्यकारों ने हर्ष भी जाहिर किया था, जी, और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहा गया कि जो काम बड़े दलों ने नहीं किया, या जिनको करना चाहिए कि साहित्यकारों को कम से कम साहित्य की बात के लिए भेजा जाए उच्च सदन में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया ये बात, और ये राजनीति से परे है। तो इसलिए आपकी दल को हम जानते हैं। जी। तो हाँ, फिर आप कैसे जुड़ी, ये बात हमारी रह गई। हाँ, हाँ। जी। तो फिर उन लोगों ने मुझे महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया, और 2014 से मैं लगातार महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष रही हूँ, और महिलाओं के बीच काम की। फिर इलेक्शन के लिए भी उन लोगों ने मुझे, गुरुजी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे टिकट दिया रांची से, और चूँकि वो रांची राजधानी है, और वो बिल्कुल एक व्यापारी वहाँ ज़्यादा हैं,
तो वो भाजपा का बहुत सुरक्षित गढ़ है। कहते हैं कि देश में 2 ही सबसे सुरक्षित गढ़ है, एक गुजरात का शायद कोई एक है गांधीनगर या कुछ, और एक रांची। तो जिसमें कि मुझे लगता है 30-40 साल में, क्योंकि अभी वर्तमान जो विधायक है वो खुद ही 30 साल से है, मतलब 6 टर्म उनका है और बहुत ही सुरक्षित गढ़ है। और उसके पहले भी भाजपा के लोग ही थे। तो वहाँ पे चूँकि हमारी पार्टी का ज़्यादातर वो ट्राइबल बेल्ट में ही ज़्यादा पकड़ है, प्रभाव है। तो ऐसे में ये एक ऐसा सीट था जहाँ से जीतना ऐसे पार्टी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन लोगों का जो काम के बाद लोगों का हमारी पार्टी के प्रति या हमारे प्रति जो भी नज़रिया था, उससे मुझे इस बार बहुत अच्छा वोट मिला। मुझे सिर्फ 5300 या 400 वोट के लिए मैं पीछे हो गई, सेकंड हो गई। तो इससे लगा कि नहीं, लोग अब चाह रहे हैं हमारी पार्टी पर भरोसा तो करना। आप क्या अभी, मैं अगर एक सवाल राजनीतिक, हालांकि ये साहित्य का मंच है, क्या अभी आप मतलब अगला चुनाव पर वहां केंद्रित कर रही हैं क्या? मतलब सक्रिय राजनीति में एक तरफ, क्योंकि उच्च सदन में आने के बाद सामान्य तौर पर यह मान लिया जाता है कि आदमी, जो लोग, ये एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिला को भेजा, दूसरा साहित्यकार को भेजा, तीसरा उस युवा चेहरे को भेजा जिसको वो सक्रिय राजनीति में रखते, उन्होंने आपको दिल्ली भेज दिया। तो देखिए, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा, या मुझे जरा भी बताया भी नहीं गया था। अचानक मैंने भी टीवी पे ही ये न्यूज़ देखा कि मेरा नाम आया है, तो मैं भी बहुत हैरान थी। लेकिन पार्टी ने भरोसा किया, मुझे दिया, हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा मुझ पर किया है, तो मेरा भी ये कर्तव्य है। और उन्होंने मुझे कहा भी था और ट्वीट भी किया कि आप, हमें पूरा विश्वास है कि आप वहाँ जाकर गरीब, दलित, आदिवासी और जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ बनेगी। तो मैं राज्यसभा में हमेशा ऐसे ही मुद्दों को उठाती हूँ जिसे अब तक किसी ने नहीं उठाया, और जिससे उनका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो। अभी मैं आदिवासियों के पक्ष में जो बात बोली थी राज्यसभा में कि रेडिएशन से ये खतरे हैं, ये है, तो उस पर मैंने राज्यसभा में बोला, तो उस पर मेरे पास फ़ोन वगैरह भी आने लगे। तो कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से उनको लगा होगा कि मैं उनकी आवाज़ बनूं। मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि साहित्यकार भले ही समाज का को जागरूक करने वाला तबका है, लेकिन कोविड के दौरान हमने ये देखा कि जो लोग शब्दों की दुनिया से जुड़े हैं, उनकी सुरक्षा का, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का कोई आधार नहीं है उस रूप में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में क्या ऐसी कोई बात है जिससे आने वाले समय में साहित्यकार या जो लोग शब्दों की दुनिया के, जो लोग शब्दों की सेवा कर रहे हैं, उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, उन लोगों की कोई आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा हो सके, इसकी आवाज़ कुछ उठाने के लिए या इस पर कुछ काम करने के लिए आप सोच रही हैं, क्योंकि ये भी वंचित तबका है? जी, अभी जो ऑस्कर मिला राजा बली जी को, वहाँ पर वो गाने के लिए, हाँ, वो गाने के लिए, नाटो नाटो गाने के लिए, तो उस पर राज्यसभा में उस दिन हमारे जो माननीय सभापति हैं, हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी, तो उन्होंने उस दिन एक स्पेशल सेशन रखा जिसमें सभी लोगों ने उनको बधाई दी। पूरे राज्यसभा में सबको छूट थी कि कोई भी बोल सकता है उनको धन्यवाद देने के लिए। तो उस दौरान मैंने भी हाथ उठाया, मैंने भी बात रखी अपनी, और मैंने यही बात कही कि ये देखिए, उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, हम लोग उसके लिए आज स्पेशल सेशन में उनको धन्यवाद दे रहे हैं, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि साहित्यकारों के लिए, क्योंकि वो भी साहित्य से जुड़े हुए हैं ना, अगर कोई गाने को ऑस्कर मिला तो किसी ने तो लिखा होगा ना, तो वो भी तो साहित्यकार हैं। तो साहित्यकारों के लिए क्या है, क्योंकि मैं उसके 3-4 दिन पहले ही साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में गई थी, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा था। वहाँ पे ऐसे भी साहित्यकार थे जो मंच पे आए थे, लेकिन उनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, जो कपड़े पहन के इतने बड़े आयोजन में आते। तो वो जो समाज को इतना कुछ दे रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? तो ये मुद्दा मैंने उसी दिन उठाया था, और मैं आगे भी उठाती रहूंगी, और चाहूंगी कि जो साहित्यकार हैं और जो कलाकार हैं या पत्रकार हैं, जो लेखन के बल पे अपना आजीविका चलाते हैं, उनके लिए सरकार कोई ठोस ऐसा काम करे। क्योंकि कई देशों में है, बांग्लादेश में भी था, जैसे कभी नजरुल इस्लाम, और ये सारे लोगों को तो मिलता था, तो पहले यहाँ भारत में भी मिला है। तो ये होना चाहिए उनके लिए कि एक कुछ पैमाना हो कि हाँ, ये या इस जगह पे है तो इनको देना है, बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगी उन्हें मिले। और एक बात छूट गई थी कि मैं एक महिलाओं पर उपन्यास तो मैं लिख ही रही हूँ, और उसके साथ साथ एक नॉन फिक्शन की किताब भी लिख रही हूँ,
क्योंकि महिला आयोग में बातचीत के क्रम में मुझे कुछ अलग ढंग के केसेस दिखते थे, तो मैं बात करते करते नोट कर लेती थी। तो 16 डायरियाँ भरी हुई हैं उन नोट से, और उससे मुझे एक नॉन फिक्शन की एक क्या, मैं बहुत सारी किताबें लिख सकती हूँ चाहो तो उससे। और मैं चाहती हूँ कि लोग बहुत सुपरफिशियल, मतलब लोग जो महिलाओं के बारे में राय देते हैं ना, वो मुझे नहीं पसंद आता, क्योंकि मैं उनकी साइकोलॉजी को जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में क्या है वो मैं लिखूं, ताकि लोग उसको समझें। और नई पीढ़ी की जो बच्चियां आगे आ रही हैं, जो एक संक्रमण काल में है, कि एक तरफ बहुत आधुनिकता। कंजर्वेटिव और एक तरफ आधुनिक, वो बीच में तनाव, और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाए, आगे जाके क्या स्थिति होगी। क्योंकि कुछ जो महिला संगठन है, वो लोग एक तरफा धरना प्रदर्शन रैली करके ना, कई बार उनके कारण कई महिलाओं का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैं उसमें बताना चाहती हूँ। तो इसलिए वो काम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन फिक्शन। और ऐसे भी आज के समय में हिंदी साहित्य में भी मैं देख रही हूँ कि उपन्यास कहानियों के साथ साथ नॉन फिक्शन को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, और लोग खूब पढ़ रहे हैं। तो समय के अभाव के कारण मैं मतलब ठीक से इतना फास्ट काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं रेगुलर कुछ ना कुछ तो लिखूंगी ही, और ताकि जल्दी जल्दी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाए। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप साहित्यकारों को लेकर जो आपकी सोच है, कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पहल की, आपको भेजा, लेकिन आप अपने दल को कह सकती हैं कि झारखंड ही इसको एक शुरुआत करे। जैसे उन्होंने आपको भेज के साहित्य समाज को सम्मानित किया, उस तरह से साहित्यकारों की कोई सुरक्षा की दृष्टि में या पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि में कुछ अगर पहल करें, कोई ठोस पहल, तो उससे समाज को एक संदेश जाएगा कि अगर झारखंड कर सकता है तो कोई दूसरा राज्य क्यों नहीं कर सकता, या केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं कर सकती। हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार।